हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो है 2023 का, जिसमें कि बोला गया है कि एससीईआरटी से पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 1 to 5 वाला में, प्राइमरी टीचर वाला में। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि अगर बुक पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें बुक का समरी दिया गया है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक शॉर्ट्स नोट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जो एससीईआरटी बुक के अंदर में जो क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और जितना भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस और एसएसटी, दोनों को हम लोग इस तरह से ही करेंगे। आज से डेली एक एक वीडियो आएगा और आप लोग उसको ज़रूर देखें। और हम लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी साथ में कराते जा रहे हैं। ठीक है, इससे बाहर आपको किताब लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, इसमें आपका रिवीजन के साथ साथ आपका तैयारी जो है अब हमारी जिम्मेवारी पे आप छोड़ दें। ठीक है, हम आपको डेली वीडियो देंगे और आपका तैयारी बहुत अच्छे से एससीईआरटी की तरह से बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, इससे बढ़िया नोट्स आपने कहीं नहीं देखा होगा और ना देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि यह है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का हम इसमें चैप्टर सबसे पहले पढ़ेंगे अतीत से वर्तमान, यानी कि हिस्ट्री का बात करें। ठीक है, इतिहास का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इतिहास देखेंगे। ठीक है, ये 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें पूरा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इस पहला अध्याय कहता है हमारा अतीत। ठीक है, हमारा अतीत जो है वो क्या कह रहा है, अब देखते हैं हम लोग इसको। तो इस अध्याय में जो है हमारा पहला अध्याय है, उसमें कुछ मुख्य बातें जो है उसका समरी वो दिया गया है। हमारा अतीत यानी भारतवर्ष का अतीत क्या है, बहुत पुराना है। अतीत की जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। हम जितना भी बीते हुए समय की बात करते हैं वो क्या होता है, हमें बीते हुए समय की जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त होता है। अभी से 10 सेकंड पहले का सभी बात क्या होगा, इतिहास कहला जाएगा। लेकिन हम सभी बात तो लिख नहीं पाएंगे, तो ऐसा महत्वपूर्ण घटनाएं या ऐसी महत्वपूर्ण तिथि जिससे हम लोग को भविष्य में कुछ सीखने को मिलता है या फिर हम जानकारी प्राप्त होती है, तो उसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। तो इतिहास जो है उत्खनन से प्राप्त अवशेषों का संग्रह कर पुरातत्व वैधता उसको कहते हैं जो कि पुराने चीज़ों को एक जगह जमा करके तथा उसका अध्ययन करके उसके बारे में पता लगाते हैं कि ये किस काल का है और किस लिए, किस उपयोग के लिए इसको बनाया गया था। तो जब उसके बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है और किस तरह का कुछ अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि अगर ये मिल रहा है तो ऐसा क्यों होगा। ठीक है ना, कहीं जैसे कि युगल जोड़ी का समाधान मिला था, तो वो क्यों मिला था, क्योंकि वहाँ सती प्रथा का, हमें लगता है कि वहाँ पे सती प्रथा चल रहा होगा उस समय, इसीलिए युगल समाधान भी मिलता है। तो ये सब जानकारी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि जो युगल समाधान होता है तो उससे कुछ अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय तो देखे नहीं, लेकिन ये हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि अगर दो आदमी एक साथ जल रहा है एक, तो उसमें क्या होता है, तो उसका ये अंदाज़ा लगता है कि ये सती प्रथा उस समय प्रचलन में था। तो उससे उसको क्रमबद्ध रूप से जो है इतिहास में क्या करता है, संकलन करता है। कौन, तो पुरातत्व वैधता, तो उसी को हम लोग कहते हैं इतिहास। इतिहास जो है प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, दो कालखंड में इसको बांटा गया है इतिहास को। ठीक है, इतिहास को कितने कालखंड में, दो कालखंड में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास हमें जो है बताता है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो जो है किस प्रकार से है। ठीक है, संसाधनों की खोज, संस्कृति कैसे, कहाँ और कैसे विकसित हुई। ठीक है, कहाँ पर किस प्रकार से विकसित हुई कोई भी सभ्यता, इसको हम लोग जानकारी किससे प्राप्त करते हैं, इतिहास से प्राप्त करते हैं। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज कैसे की, किस प्रकार गांव, नगर
और राज्यों की स्थापना की, अपनी समस्याओं का निदान के लिए नए नए आविष्कार किस प्रकार किए, ये वर्तमान का बदलाव अतीत का ही देन है। यानी कि अगर हम पहले से शुरू से सभी अध्ययन नहीं कर पाते तो वही गलतियां हम लोग क्या करते हैं, बार बार करते। तो इसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, इतिहास से ही हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है भारतीय शासक जो है वो कभी भी साम्राज्य विस्तार जो है देश से बाहर नहीं किया, है ना। वो हमेशा अपने देश में ही उलझा रहा, अपने देशी रियासत को मार काट के लड़ाई करके उसका जमीन हड़प लिया, लेकिन अपने ही देश तक में ही विस्तार किया। सभी देश के अंदर ही साम्राज्य का विस्तार किया, जितना भी राजा था सब अपने देश के ही अंदर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। प्राचीन समय में भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा और वेशभूषा के लोग एक साथ निवास करते थे। अर्थात भारत के अतीत में पूर्वजों में भिन्नता की एकता थी। यानी कि इससे हमारा क्या पता चलता है कि जो भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म और भाषा एवं वेशभूषा के बारे में एक साथ जब निवास करेगा सभी राज्य का, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि तभी भी एकता था। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उस समय भी हमारे बीच में एकता बनी होती थी। ठीक है, हमारे कुछ प्राचीन कवि और दार्शनिक ने भी संपूर्ण भारत को अखंड भारत के रूप में परिभाषित किया है। बोला कि ये सभी क्या था, हमारे अखंड भारत का ये था। ठीक है, चलिए कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक जो है राज्य फैलाने वाले शासक अपने को चक्रवर्ती कहलाता था, कहते थे। वो जितना भी अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला लिया और अरुणाचल से गुजरात तक, यानी इस छोर से उस छोर तक, तो उसको चक्रवर्ती कहलाता था वो राजा। ठीक है, भारत में आने वाले भ्रमणकारियों ने, जैसे मेगास्थनी, फाहियान, ये सब क्या है, बाहर का आदमी है। ठीक है, हेनसन और ये सभी भारत को क्या कहा है, अखंड कहा है। ठीक है दोस्त, ये क्या कहा है, भारत को अखंड कहा है। अशोक सम्राट ने भी भारत की एकता के लिए बोलचाल भाषा में ब्राह्मी लिपि में अभिलेख का प्रयोग किया। यानी कि अगर आप राजा हैं, अगर आपको कुछ समझाना है तो उस क्षेत्र के आदमी के अनुसार जो भाषा यूज कर रहा है उस भाषा में समझाइएगा तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो अशोक सम्राट ये बात अच्छे से समझ चुके थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो बोलचाल भाषा था वहाँ पे, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, उस लिपि में प्रयोग किया अपना लिखवाने का। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन कि ब्राह्मी लिपि में कौन किया, तो अशोक सम्राट। या पूछेगा अशोक सम्राट के जो एक अभिलेख थे वो किस भाषा में थे, तो ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भी क्या है, मौजूद है। तो पूछेगा अशोक स्तंभ कहाँ मौजूद है, तो अशोक स्तंभ कहाँ है, सारनाथ में है। हम अपने अतीत का सिर्फ गुणगान करें, इससे हमारा जो है वर्तमान सभ्य और सुसंस्कृत समाज की स्थापना नहीं होती, बल्कि हमें अपने अतीत में भली भांति समझना चाहिए कि प्राचीन मानव जो है किस प्रकार अपने कठिनाई का सामना करते हुए क्या कर रहा है, आगे बढ़ा है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर लें कि सिर्फ हम अपना पुराना बात करते रहे कि हमारे जीरो का खोज हमारे भारत में हुई, हमारे बिहार से हुई, तो ये सब जो है ये एक अपना जो है छुपाने का एक ये हो जाता है। ठीक है, पहले प्राचीन में हम बहुत अच्छे थे, इससे हमें क्या होता है, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, बस गुणगान करने से एक अभी का समाज नहीं बदलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमको जागरूक होना होगा। जागरूक कैसे होंगे, तो हम अपने अतीत की जानकारी को अभी में इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़े और सफलता जो है प्राप्त कर पाए, यही क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। हमें अतीत की प्रेरणा लेनी चाहिए। अंधविश्वास, जाति प्रथा, संप्रदायवाद जैसी कुरीतियां जैसे से क्या होना चाहिए, दूर होनी चाहिए। तभी हमारा समाज और राष्ट्र अतीत की गरिमा से बचा जा सकता है। तो ये जो है हमारे प्राचीन भारत का जो 6 क्लास का है उसका SCERT का समरी था। ठीक है, जितना बुक में।
अब हम लोग SCRT में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, साथ में अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और हमें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज से ऐसा ही वीडियो ढेर सारा आपको, एक साइंस का और एक सोशल साइंस का, दोनों आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। अब हम लोग शुरू करते हैं फिर से इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में लैटिन शब्द से हुई थी, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, जिस कालखंड में लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कालखंड में लिखित होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें लिखित नहीं होता है प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल दो खंड में बांटा गया है ना, बोले थे। तो वैसे तो होता है 3 कालखंड में, एक प्राग ऐतिहासिक काल, उसके आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग में ऐसा हुआ कि कुछ लिखा ही नहीं गया, ठीक है। आधे ऐतिहासिक में लिखा तो गया पर पढ़ा ही नहीं गया, और ऐतिहासिक में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है क्रमबद्ध ढंग से, तो उसे हम लोग कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल वैसे 3 खंड में बनता है, लेकिन 6 क्लास का बच्चे के लिए था तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि तो 2 कालखंड में बांटा गया है, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक काल में क्या होगा, लिखित विवरण अगर मिल रहा है तो वो ऐतिहासिक काल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए? अभी जस्ट बोले थे अशोक जो है किस लिपि में खुदवाया था? ब्राह्मी लिपि में। किस में खुदवाया था? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ खाली जगह वाला था तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसे किताब में खाली जगह में दिया गया है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चन जैसे ही आए तो खत से याद होना चाहिए और उसको मार देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, हेरोडोटस को इतिहास का जनक मानते हैं। पूछेगा इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस को मानते हैं। प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण किस पद्धति से होती है? तो कार्बन पद्धति, C14 है ना, C14 अगर पूरा नाम रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा C14, कार्बन 14 पद्धति से, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, अशोक का अभिलेख किस में था? तो ब्राह्मी लिपि में। मेगास्थनीज एक क्या था? विजेता था, इसको भी देखना है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में उत्तर देना है, इसको भी। इतिहास किसे कहते हैं? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से जो संकलित विवरण होता है उसे इतिहास कहेंगे। यानी कि इतिहास का कहने का मतलब है कि क्रमबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहले प्राचीन पढ़ने के बाद पहले मॉडर्न पढ़ लें और फिर मध्यकालीन पढ़ें, नहीं। पहले प्राचीन पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन पढ़ेंगे, तब मॉडर्न जब पढ़ेंगे आधुनिक, तब हमारा जाके क्या लगेगा कि ये इतिहास की घटनाएं हैं, ठीक है। अगर हम पहले सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, फिर जाके अशोक का पढ़ेंगे, फिर हम मुगल काल पढ़ेंगे, तो ये हमारा एक क्रमबद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले अशोक का पढ़ लें, फिर जाके इसका पढ़ लें सिंधु सभ्यता, तो कोई हमारा तुक नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको कहता है कि क्रमबद्ध ज्ञान को होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है अतीत की जानकारी जो है हमें इतिहास के किस तरह सहायक है? यानी कि हम जो पुराना चीज पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सहायक भी है या सिर्फ हम बेकार में पढ़ रहे हैं? तो इतिहास का अर्थ होता है जांच पड़ताल। क्या होता है? या अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से संकलित करना ही क्या होता है? इतिहास होता है, ठीक ना दोस्त। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला, ठीक है। इसके बाद में कहता है क्वेश्चन कि जब हम अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या होता है? जब हम अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इतिहास ही बताता है कि हमारा अतीत में। अभी हम लोग कैसे समझते हैं कि अशोक भी थे, तो अशोक
के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में। किस समय की वस्तु है, जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था तो उस समय की जानकारी भी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। संस्कृति सभ्यता कब और कहाँ कैसे विकसित हुई, ये लोग खेती करना कब सीखे, कब चक्कों का आविष्कार हुआ, किस प्रकार व्यापार करते थे, नगरों और राज्यों की स्थापना कैसे हुई, राज्यों की जानकारी अतीत में ही हम सभी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं कि कभी कौन सा खोज कब हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हवाई जहाज का खोज कौन किया रहा था, तो ये हम कैसे जानते हैं, इतिहास में या जीके के माध्यम से। तो जब तक वो लिखा नहीं गया तब तक हम लोग कैसे समझ सकते हैं। कार्बन 14 जो कि वैज्ञानिक पद्धति है, इस माध्यम की जानकारी प्राप्त की जाती है और ये कितना पुराना है, कार्बन 14 से हम लोग पता करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि अनेकता में एकता से आपका तात्पर्य क्या है। अनेकता में एकता से क्या तात्पर्य होता है। अनेकता का यहाँ तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेशभूषा, आचार विचार के लोग जब एक साथ देश में राज्य में रहते हैं तो कहते हैं अनेकता में क्या है, एकता है। इन सारी अनेकताओं के बावजूद के साथ साथ तो एकता है। इतिहास अर्थात जो है हम लोग इतिहास में क्या करते हैं, मानव की अनेक प्रजाति मिलकर एक विशिष्ट संस्कृति का जो निर्माण करता है, या फिर हम उसको पढ़ते हैं इतिहास के माध्यम से, या फिर हम देखते हैं, ठीक है, तो वो सभी हमारा क्या है, अनेकता में एकता है। ठीक है, चलिए अशोक ने पूरे साम्राज्य में एकता के स्थापित करने के लिए क्या किया था। अशोक ने पूरा जो है अपने समाज में जो है साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए क्या किया था। तो एकता स्थापित करने के लिए अशोक ने अभिलेख खुदवाया। अभिलेख किस भाषा में खुदवाया, तो जो बोलचाल वाली भाषा थी, यानी कि बोलचाल भाषा में ब्राह्मी लिपि में खुदवाया, ताकि जितना भी आदमी है खुद से पढ़ के और समझ सके, है ना। नहीं तो अभी जैसे हम लोग कोई भी धर्म ग्रंथ है हम लोग बहुत सारे नहीं जान पाते हैं अपने से, तो कोई ना कोई हमें ट्रांसलेट करके बताता, जिसके कारण हम लोग के बीच में कुछ गलत फहमियाँ भी उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर उसी भाषा में, जिस भाषा में हम लोग समझ रहे हैं, अगर उसी भाषा में रहता तो कितना अच्छा होता, सब कोई समझता, कोई किसी को मिसगाइड नहीं करता। तो भिन्न भिन्न धर्म और प्रजाति के लोग एक समान व्यवहार किया और अपने शासन काल में उच्च और निम्न वर्ग के लिए एक ही कानून की व्यवस्था की। अशोक ने कभी नहीं ऐसा कहा कि ये उच्च वर्ग का है और ये निम्न वर्ग का है। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यानी कि जो हमारे इतिहास का गौरव है उसको तो बचा के रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अतीत को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि अतीत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में लोग ने प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति और उपलब्धियां हासिल की, कितने कठिनाइयों का सामना करते थे, ये सफलता प्राप्त की, ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें सुंदर भविष्य के निर्माण में प्रेरणा मिलती है इससे, इतिहास से। हमें जैसे वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ते तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, जोश आ जाता है कि हमारे भारत के आदमी ऐसे थे। तो ये से हमें प्रेरणा मिलती है। हमें वर्तमान में सुखद बनाना है, विकसित बनाना है। जो अतीत को सही ढंग से समझना होगा, हमें अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए अंधविश्वास और दुराग्रहों को, जाति प्रथा और संप्रदाय जैसे इसको कुरीतियों को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज यही ख़त्म होता है आपका अपना जो है पहला पाठ, और पहला अध्याय हम लोग का ख़त्म हो चुका है। आगे देखेंगे हम लोग कि अध्याय दो में फिर आगे क्या क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे, और ये इस पाठ का हम लोग का लास्ट हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्त, ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।